हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन या ध्रुवण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहली चीज, अनपोलराइज्ड लाइट अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, उसके लिए हमने एक इक्वेशन की बात कर ली थी। अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश के लिए किस तरीके से इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है वो हम जानते थे। क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, एक समीकरण मिला था हमें, ई वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले अक्सकेप डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, आई कैप और अक्सकेप एक ही बात थी, कल मैंने बताया था आपको। क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, अक्सकेप ई वन नोट ई की पावर आयोटा अल्फा वन प्लस वाई केप ई टू नोट ई की पावर आयोटा अल्फा टू, पूरे के साथ में क्या थी, एक एक्सपोनेंशियल टर्म थी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। यही इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी क्या में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, पोलराइजेशन या ध्रुवण के बारे में पढ़ना है। पोलराइज्ड वेव या फिर मैं बोल सकता हूँ लाइट जो होती है वो तीन तरीके से पोलराइज्ड लाइट हमें पढ़नी है, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, समतल ध्रुवित, इसके बाद में वर्ताकार ध्रुवित या वर्त ध्रुवित और दीर्घवर्त ध्रुवित प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले सबसे मेन इक्वेशन यही थी हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कोई भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका समीकरण ईएम वेव इक्वेशन। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें और याद रखनी थी आपको, उनके बारे में भी हम बात कर चुके थे। क्या क्या थी वो बेसिक बातें, ये क्या था, वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हुआ करते थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत हुआ करते थे। फिर अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो भी हमने देख लिया था। अनपोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का तरीका क्या होता था हमारे पास। देखो, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अनपोलराइज्ड लाइट को या तो इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया करते थे, अगर सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, जो अनपोलराइज्ड लाइट है उस वो नेचुरल लाइट भी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, तो प्राकृतिक प्रकाश भी लिख दिया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लाइट है, ऑब्वियस सी बात है ना। या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक किसके फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में। यहाँ डॉट बना दिए, डॉट का मतलब देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन को, ऊर्ध्व घटक को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक को। दो कंपोनेंट्स है ना, एक इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, एक इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। तो देखो, इधर वाला वाइब्रेशन आपको किसकी फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे जाते हुए दिख रहा है, एक पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, तो ये केवल आपको डॉट की फॉर्म में दिखेगा क्या। अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे ये वाला पार्टिकल किसकी तरह दिखेगा, डॉट की तरह, और ये वाला पार्टिकल क्या दिखेगा, एक लाइन की फॉर्म में दिखेगा ना, कि इस तरीके से मोशन कर रहा है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवित प्रकाश की। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट कंडीशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, केवल तीन ही चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, सर्कुलर पोलराइज्ड क्या होता है और इलिप्टिकल पोलराइज्ड क्या होता है। इसके लिए केवल इतना याद होना चाहिए आपको लास्ट लेक्चर से, ठीक है ना। बाकी चीजें नहीं भी याद रहेंगी लास्ट लेक्चर की, कुछ हद तक चल जाएगा, ये इतनी बातें आपको याद होनी होनी चाहिए थी भी। अब देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अल्फा वन माइनस अल्फा टू किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए भी, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो हो, या फिर क्या हो, प्लस माइनस पाई हो, या फिर प्लस माइनस टू पाई, या प्लस माइनस थ्री पाई। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या मिल जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। समतल ध्रुवित प्रकाश की कंडीशन क्या होगी, कब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, तो क्या करना आपको, अल्फा वन माइनस अल्फा टू, ये क्या हुआ करते थे,
फेज फैक्टर हुआ करते थे, कला गुणज हुआ करते थे लास्ट लेक्चर में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। अब यहां से देखना है, कंडीशन डिराइव करता हूं मैं। अल्फा वन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू लिख सकते हैं कि इस कंडीशन से। अरे यहां से देखना, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू मैं काम में ले रहा हूँ, कौन सी, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू। अल्फा टू की जगह भी मैं अल्फा वन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इस बार जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी, उसका समीकरण क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में तो होती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू अक्सकेप ऐसा कैसा रहा, ई वन नोट ऐसा कैसा रहेगा, ई की पावर आयोटा अल्फा वन ऐसा कैसा, प्लस वाई केप ई टू नोट ई की पावर आयोटा अल्फा टू की जगह भी मैं अल्फा वन लिख सकता हूँ इस बार, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। साथ में क्या था, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। एक ही बात होती है ना, एक्सपोनेंशियल बोलूं चाहे मैं ई की पावर बोलूं, अरे एक्सपोनेंशियल मतलब भी क्या है, ई की पावर ही होती है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू अक्सकेप ई वन नोट प्लस वाई केप ई टू नोट, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, ई की पावर आयोटा अल्फा वन। इसमें से कॉमन क्या आ गया, पावर, जब देखो बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन, यही इक्वेशन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी भी हमारे पास। तो ये क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड वेव, समतल ध्रुवित तरंग की समीकरण होता है। प्लेन पोलराइज्ड वेव की इक्वेशन किस फॉर्म में मिलती है हमें, अक्स केप ई वन नोट प्लस वाई केप ई टू नोट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट की जाती है वो इक्वेशन किसकी होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश की होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट से क्या समझते हो आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इक्वेशन हमें क्या कह रही है, या तो जो लाइट है वो किस डायरेक्शन के अंदर अलोंग होनी चाहिए, अक्स के अलोंग होनी चाहिए, या फिर किसके अलोंग होनी चाहिए, वाई के अलोंग। तो यहां से हमारे को दो इक्वेशंस मिलेंगी, अभी आगे हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। देखो कुल मिला के बात समझो रहे, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, क्या अध्रुवित प्रकाश थी। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग हो, अक्स के अलोंग हो, या तो ऐसी रिजल्टेंट वेव मिल जाए, या फिर इस तरीके की रिजल्टेंट वेव मिल जाए। ठीक है ना, दोनों एक साथ न मिले, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है ना, ये क्या है, समतल ध्रुवित है, ये एक प्लेन में पोलराइज हुई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपगेशन एक ही प्लेन में होनी चाहिए, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और कौन संचरण, ये दोनों किसके अंदर होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए, तो उसे क्या, सॉरी एक ही तल में होनी चाहिए, सॉरी एक ही प्लेन में होने चाहिए, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और प्रोपगेशन संचरण। तो यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रो ये किस डायरेक्शन के लोग है, एक्स डायरेक्शन के लोग, प्रोपगेशन किस में हो रहा है, जेड डायरेक्शन में। यहाँ तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। यहाँ कौन से प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई प्लेन में, और प्रोपगेशन संचरण कौन सी दिशा में हो रहा है, जेड के लोग। तो ये जो लाइट मिली है हमें, ये कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड है या समतल ध्रुवित है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर यहाँ से आप एक वैल्यू और कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगी, टेन इनवर्स ई टू नोट बाई ई वन नोट, ये एंगल बनाएगी। तो जिस भी वेव के पास ये सारी प्रॉपर्टीज, जो स्टार्ट कहां से हुआ, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्फा वन माइनस अल्फा टू क्या होना चाहिए, अल्फा वन माइनस अल्फा टू क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका, पाई का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए भी ये सारी कंडीशंस। ये अल्फा वन और अल्फा टू कहाँ आते थे, एम्पलीट्यूड कंपोनेंट में आते थे ना। ये क्या हुआ करता था, ये आयाम है इस पूरी विद्युत चुंबकीय तरंग का, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो ना, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई वाली को, इफ द एम्पलीट्यूड
component, if the amplitude component of electromagnetic wave must have सेम फेज, या तो कला क्या हो, समान हो, सेम फेज मतलब अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू, और क्या कंडीशन चल जाएगी, और फेज डिफरेंस मतलब अल्फा वन माइनस अल्फा टू, और फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दैट मीन्स, ऐसा लिख लेना, दैट मीन्स, फिर ये कंडीशन लिख लेना, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। ये अभी हम लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड, और ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशंस नोट कर लो, हिंदी में वहां लिखना, यदि यदि वैद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम घटक की कला समान है या कलांतर या कलांतर या कलांतर पाई के पूर्णांक गुणज के रूप में हो, या कलांतर पाई के पूर्णांक गुणज के रूप में हो। ठीक है, ये टेन इनवर्स ई टू नोट बाई ई वन नोट क्या है, एंगल मेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। ठीक है ना, फिर इधर इसकी हम क्या लिखने वाले हैं, थ्योरी लिखने वाले हैं। थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन के अंदर आई हैं। क्या लिख सकते हो, इट इज क्लियर दैट, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी क्या, अब ये एम्पलीट्यूड हो चुका ना, ये आयाम है, ये क्या है, कांस्टेंट। इट इज क्लियर दैट फॉर अबाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड एंड फेज remains constant। इससे यह स्पष्ट है कि उपयुक्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आयाम व कला नियत रहते हैं, आयाम व कला नियत रहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेक्स tan इनवर्स E2 नोट बाई E1 नोट एंगल विथ x axis and perpendicular to magnetic field vector। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
लाइज इन सेम प्लेन, फिर नीचे लिख लेना सच ए वेव इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो, अभी इसको उधर लिखी दिया हमने, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जो इधर लिखा है वही बात वहां पर लिखी गई है। यहाँ तक नियत रहता है, यहाँ तक लिख लिया था। भी लिखना विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश अक्ष अक्ष के साथ टेन इनवर्स E2 नोट अपॉन E1 नोट कोण बनाता है, वह विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत होता है, वह विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत होता है। नीचे लिखना विद्युत क्षेत्र सदिश व संचरण की दिशा एक ही तल में होते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश व संचरण की दिशा एक ही तल में होते हैं, वह इस प्रकार की तरंग को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, इस प्रकार की तरंग को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सर ये टेन इनवर्स E2 नोट अपॉन E1 नोट कैसे आ गया, इसको कुछ हद तक उससे रिलेट कर लेना, जो आप बात जानते हो क्या, टेन इनवर्स y बाई एक्स स्लोप वाली, स्लोप क्या होता था, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, अरे डाल क्या होती थी, एक्स एक्स के साथ बना हुआ कोण, तो उसको क्या लिखते थे, टेन इनवर्स y बाई एक्स, उससे याद करने के लिए कह रहा हूं मैं। तो यहाँ y के साथ कौन है, E2 नोट, अगर x के साथ कौन है, E1 नोट, तो वही उसी फॉर्म में वैल्यू आ रही है ना, टेन इनवर्स E2 नोट अपॉन E1 नोट। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कीजिए अभी ढंग से। फिर सेकंड नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, वर्त ध्रुवित प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट होता है भाई। उसके अंदर एक कंडीशन याद करनी थी हमें, अल्फा वन माइनस अल्फा टू किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, ओहो एक चीज रह गई ना, मैंने कहा था बाद में लिखते हैं। इसके अंदर ये जो पोलराइज लाइट है इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कौन कौन से हैं वो दो तरीके, एक तो होती है वर्टिकली पोलराइज्ड, वर्टिकली वर्टिकली पोलराइज्ड, ऊर्ध्व ध्रुवित, और दूसरी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड, क्षैतिज ध्रुवित। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है, वाई, और वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, ऊर्ध्व दिशा कौन सी है, एक्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, वाई। तो जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड ये होगा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और इधर इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाई डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इस तरीके की जो पोलराइज्ड वेव हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली पोलराइज्ड, मतलब जो अक्ष डायरेक्शन के अलोंग हो। और दूसरा, अभी हमने जो इक्वेशन निकाली उसमें दो ही तो वैल्यूज थी, एक कौन किसके अलोंग थी, अक्ष डायरेक्शन के अलोंग थी, और दूसरी किसके अलोंग थी, वाई डायरेक्शन के अलोंग। और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्षैतिज ध्रुवित होती है ना, उसका व्यक्त करने का तरीका इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, दो प्रकार का होता है, वर्टिकल पोलराइज्ड और हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड। वो जो एरोज बनाए हैं वो सेम बना लेना।
ठीक है। अच्छा, इनकी इक्वेशंस वैसे नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, इक्वेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। ई एक्स का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, ई नोट ई की पावर, सॉरी, कोस, कोस के अंदर लिखेंगे ना, ई की पावर आयोटा थीटा, वो पता है आपको, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अक्स कंपोनेंट के साथ कोस आता है, वाई के साथ कौन आता है, साइन आता है, कोस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। और यहाँ ई वाई की इक्वेशन किस फॉर्म में आती है, ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। अच्छा, यहाँ जहाँ अल्फा वन लिख रखा हो वहाँ अल्फा टू भी लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है हमारे पास, अल्फा वन और अल्फा टू दोनों क्या है, सेम है। तो उस फॉर्म में भी इस इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नोट कर लेना ये। ठीक है, वर्टिकली पोलराइज्ड को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और है भी, ये भी डायग्रामेटिकली बना लेना। वैसे कुछ नहीं है रे, इसी बात को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें, केवल कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। और यहाँ किस तरीके से बना सकते हो, यहाँ ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, सॉरी, वो एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये कौन सी है, वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से बना सकते हो ना, इस तरीके से होगी ना। ये भी तरीका इन्हीं प्लेन पोलराइज्ड वेव्स को रिप्रेजेंट करने का। डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाना ना भी, तो एग्जाम के अंदर डायग्राम क्या करने, हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करनी है। समझ में तो आ रहा ना भी आप लोगों को, कुछ नहीं कर रहे हैं रे हम, ठीक है ना। इनके अंदर ये मत रख लेना कि यार ये हमारे समझ में नहीं आ रहे सर, बिल्कुल भी, क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका समीकरण आपको याद नहीं हो रहा है, किस तरीके से आई है वो वैल्यूज, अब से पहले कभी भी अपने मैक्सवेल इक्वेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम इतना तो याद रख सकते हो। और उपाय भी नहीं है ना हमारे पास कुछ, इतना आपको याद रखना है। ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या क्या होते हैं थोड़ा बहुत याद रख लेना। ई वन नोट और ई टू नोट क्या होती है, रियल वैल्यूज होती हैं, वास्तविक मान होते हैं। अल्फा वन अल्फा टू क्या होते हैं, फेज फैक्टर्स होते हैं, कलागुणज होते हैं। आयोटा के जेड, के क्या होता है, प्रोपोर्शनल प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, संचरण नियतांक होता है। ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवर्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी जिस टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जेड आपको पता है, जेड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अक्स केप आई वाई अक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई केप किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए कंडीशन आती है हमारे पास, अल्फा वन माइनस अल्फा टू किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस एम पाई के इक्वल होना चाहिए। ये वैल्यूज सिंप्लीफाई की हमने, कुछ नहीं है ना इनके अंदर, ये तो समझ ही गए होंगे। इन वैल्यूज को वापस वहां पुट कर दिया है, फिर इसी बात को हमने थ्योरी के अंदर लिख दिया, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब दो डायरेक्शन के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल सकती है, या तो अक्स के अंदर होगी या फिर किसके अंदर होगी, वाई में। अक्स में जो होती है उसको क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्व ध्रुवित या वर्टिकली पोलराइज्ड, वाई में जो होती है उसको क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड या क्षैतिज ध्रुवित। ये इनके लिए डायग्राम्स आ जाते हैं, ये वर्टिकल पोलराइज्ड के लिए, ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, वर्त दुर्वित प्रकाश। इस बार कोई प्लेन नहीं मिलेगा, अब इस बार किसकी इक्वेशन मिलेगी हमें, किसी सर्कल की इक्वेशन मिलेगी ना। जो समीकरण मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, वर्त के रूप में मिलेगा। तो यहां देखते हैं किस तरीके की इक्वेशंस आती है हमारे पास।
इस बार दो कंडीशंस मिलती है हमें। जो रियल वैल्यूज है, जो वास्तविक मान है, वो तो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इफ द रियल वैल्यूज E1 नोट एंड E2 नोट आर इक्वल एंड the phase difference and the phase difference is plus minus पाई बाई टू। यदि वास्तविक मान E1 नोट व E2 नोट बराबर हो व कालांतर प्लस माइनस पाई बटा दो। इसका मतलब यहां में क्या करना चाह रहा है, दैट इज हमें कहा E1 नोट किसके इक्वल होना चाहिए, रियल वैल्यू यही है, E2 नोट के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसको मैंने एक नई वैल्यू के इक्वल मान लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, ई नोट बोल दिया। ए नोट ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये पावर नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर E1 की पावर 0 और E2 की पावर 0, नहीं, ऐसा नहीं है। E1 नोट रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को, E2 नोट भी रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों को हमने किसके इक्वल मान लिया, ई नोट के इक्वल मान लिया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 की वैल्यू हमें कितनी बताई जा रही है, प्लस माइनस पाई बाई टू, यही वैल्यू बताई जा रही है अभी हमें, ठीक है। अब देखना, यहां से एक वैल्यू और लिख सकता हूं मैं, अल्फा 2 को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा 1 इज सॉरी अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब तो जानते हो ना आप, 90 डिग्री। ये वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो चुकी है यहाँ से। तो ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो क्या है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, आगे जाके हम देखेंगे ऐसी एक कंडीशन हमें किसके अंदर मिलती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड में। इलिप्टिकली पोलराइज्ड या दीर्घवृत्त के अंदर क्या होगा, दोनों कंडीशंस नहीं, एक ही कंडीशन फॉलो होगी। अब देखना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका समीकरण कितना आ जाएगा, क्या वैल्यू होती है हमारे पास, अक्सकेप, फिर साथ में क्या आएगा, E1 नोट की जगह मैं कितना लिख दूं, ई नोट, फिर क्या होता था, ई की पावर आयोटा अल्फा 1, यही वैल्यू आती थी, प्लस वाई केप E2 नोट, E2 नोट की जगह भी ई नोट लिख दें, ई की पावर आयोटा अल्फा 2, अल्फा 2 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, अल्फा 1 प्लस माइनस पाई बाई टू, ऐसी वैल्यू लिखी जा सकती है। प्लस क्या था, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, यही वैल्यू थी हमारे पास। अब देखो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट तो बाहर आ गया, फिर ई की पावर आयोटा वाई भी, आयोटा अल्फा 1 भी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, यहां तो केवल क्या बचा, अक्सकेप, प्लस यहां कितना बचा, वाई केप ई की पावर आयोटा प्लस माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा 1 कॉमन आ गया ना, देखो पूरे में से, तो इनको अलग अलग लिख सकते हो ना, ऐड में पावर होती है उनको अलग अलग लिखा जा सकता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो ई की पावर आयोटा अल्फा 1 बाहर चला गया, आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, यही वैल्यू बची क्या। फिर याद रखना, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्मूला क्या होता है, टाइलर थ्योरम वगैरह ये पढ़ी होगी ना 12th 11th क्लास में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, अगर बीएससी में भी नहीं पढ़ा कहीं तो। वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले बीएससी थर्ड ईयर में चलता था, सेमेस्टर का मुझे ध्यान नहीं है अभी, तो वहां भी आप ये चीज पढ़ते हो। ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट अक्सकेप, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू कितना आ जाएगा, यहां से देखना, चलो यही लिख देते हैं, ई की पावर आयोटा प्लस माइनस पाई बाई टू, आयोटा पाई बाई टू, कोस 90 कितना होता है, 0, तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा ही आ गया क्या, साइन 90 कितना होता है, +1। तो यहां से ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट अक्स के प्लस आयोटा वाई केप ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अच्छा, कंफ्यूज मत होना रे, इस बात को एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हो ना आप,
ई की पावर में बोलो चाहे एक्सपोनेंशियल में बोलो, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जब भी ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी तो हमें क्या मिलेंगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी या फिर वर्त दुर्वित प्रकाश प्राप्त होता है। ये सारी चीजें छाप लो ऐसी कैसे, ठीक है ना। यही आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आना है, इतना ही लिख कर आना होता है। एग्जाम में अगर पूछ ले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट क्या है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो इसी तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमें लिख कर आनी होती है। नोट कीजिए भी इसको। इस बार क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस बार किसी प्लेन में नहीं होगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके अंदर होगा, एक्स और वाई प्लेन के अंदर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। लिख लेना, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड सर्कुलरली polarized wave here the electric field vector rotate in xy plane। xy प्लेन को और क्या बोल सकते हो, प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसको और क्या बोला जा सकता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। rotate in xy plane with constant angular velocity, ठीक है ना। इस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग को वर्त दुर्वित प्रकाश कहा जाता है, वर्त दुर्वित तरंग कहा जाता है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र सदिश, यहाँ वैद्युत क्षेत्र सदिश संचरण की दिशा के लंबवत तल, यहाँ वैद्युत क्षेत्र सदिश संचरण की दिशा के लंबवत तल ब्रैकेट में लिख लेना XY तल में नियत कोणीय वेग से घूर्णित होता है, नियत कोणीय वेग से घूर्णित होता है। अच्छा देखो, इस बार भी EX और EY की वैल्यू लिख सकते हो आप। EX की वैल्यू कितनी लिखोगे इस बार, E नोट कोस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और EY किसके इक्वल आ जाएगा, E नोट साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। इसी तरीके की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास EX और EY की। देखो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, E नोट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी भी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वर्त का समीकरण जानते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या वैद्युत क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नोट कर लेना इस बात को।
ठीक है, लिख लिया होगा ना इतना। नीचे लिख सकते हो, दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यह एक वर्त के समीकरण को व्यक्त करता है, यह एक वर्त के समीकरण को व्यक्त करता है, सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दो तरीके से रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। रोटेशन कितनी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों एक साथ नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, या तो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में होगा ना रोटेशन, तो वो एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। एक बार दोबारा बना लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है और ये कौन है, वाई डायरेक्शन है। रेडियस वेक्टर कौन है हमारे पास, त्रिज्या सदिश कौन है, ई नोट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। टेक्नोलॉजी की सहायता लेना थोड़ी। ठीक है, ये बना लेना। अब सेंटर में है ना, ठीक है। ये इसका जो रेडियस वेक्टर है ये कौन है, ई नोट। इसका भी रेडियस वेक्टर कौन होगा, ई नोट होगा। ये दो डायरेक्शंस के अंदर रोटेट कर सकता है। एक तो इस बार कौन सी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरा कौन सी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है ना, एल सर्कुलर पोलराइज्ड और आर सर्कुलर पोलराइज्ड, केवल इतना भी लिखा जाता है। एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब राइट। एल वर्ती और उसको क्या बोलते हैं, आर वर्ती बोलते हैं। ठीक है ना, ये लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर। इसके अंदर क्या होता है, इस डायरेक्शन को और क्या बोल सकते हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। और इस टाइम पे कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमें मिल सकती हैं। ये नोट कर लेना, ये डायग्राम बना लो इनके। एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। इसको बोलते हैं वामावर्ती वर्त दुर्वित। क्या बोलते हैं इसको, वामावर्ती वर्त दुर्वित, और ये दक्षिणावर्ती इस तरीके से व्यक्त करते हैं, दक्षिणावर्ती वर्त दुर्वित। ठीक है ना, इसको याद रखना, आर वर्तीय, एल वर्तीय, एल सर्कुलर, आर सर्कुलर से भी इन दोनों बातों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको कह दे एल सर्कुलर और आर सर्कुलर को एक्सप्लेन कीजिए तो भी यही बातें बतानी है आप।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। जो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश होता है ना, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जो शुरू में वहां हमने बात लिखी है ना, बस यही सेम चीजें होंगी, बस यहाँ आयाम बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यूज E1 नोट एंड E2 नोट is plus minus pi by 2, but their magnitude is not same। यदि वास्तविक मान E1 नोट व E2 नोट के मध्य का कलांतर, यदि वास्तविक मान E1 नोट व E2 नोट के मध्य का कलांतर प्लस माइनस पाई बटा दो हो, प्लस माइनस पाई बटा दो हो, परंतु परंतु उनके परिमाण समान न हो, परंतु उनके परिमाण समान न हो। अल्फा टू माइनस अल्फा वन, इस बार भी कितना आएगा? प्लस माइनस पाई बाई टू। ये अच्छा, कईयों के डाउट में ये नहीं आता कि सर अल्फा टू माइनस अल्फा वन क्यों लिख रहे हो? अल्फा वन माइनस अल्फा टू वन नहीं लिख सकते? या लिख सकते हो, लेकिन बुक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो जनरली इस तरीके से होती है, वही हम मैच करवा देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी कॉपी एग्जामिनर ने चेक करके कोई स्टूडेंट चेक कर रहा होता है। अब तो नहीं होता है ऐसा जनरली, लेकिन ऐसा हो जाए या कोई बुक से भी रिजल्ट्स मैच करना चाहे तो वो हो जाए, अपने को कोई जोर नहीं आ रहा ना इस वैल्यू को लिखने में। तो अल्फा टू माइनस अल्फा वन किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस पाई बाई टू के इक्वल आ गया। लेकिन इस बार क्या नहीं होना चाहिए? E1 नोट डज नॉट इक्वल टू E2 नोट। ठीक है ना। ये कंडीशन तो किसके लिए हो सकती है? केवल इतनी कंडीशन दी हुई और आपसे पूछ ले कि पोलराइजेशन कैसा हो सकता है, ध्रुवण कैसा हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? ये सर्कुलर पोलराइज्ड भी हो सकती है और ये इलेप्टिकल पोलराइज्ड भी हो सकती है। फिर क्या करें? फिर ये वैल्यू बताओगे हमें। तो अब देखना, अब ई वेक्टर की वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है? अक्सकेप E1 नोट ई की पावर आयोटा अल्फा वन प्लस वाई केप E2 नोट ई की पावर आयोटा अल्फा टू की जगह कितना लिख दूं? अल्फा वन प्लस माइनस पाई बाई टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में क्या जाएगा? ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। फिर यहां से देखना ई वेक्टर इज इक्वल टू अक्सकेप E1 नोट प्लस आयोटा वाई केप E2 नोट, या वाई केप ऐसा लिख दो, वाई केप E2 नोट आयोटा। देखो हम वैल्यू जानते हैं ना, ई की पावर आयोटा प्लस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस आयोटा के इक्वल आती थी ना, वही तो वैल्यू हमने रिप्लेस की है लास्ट। अभी हमने जस्ट वैल्यू कैलकुलेट की। केवल इलिप्टिकली पोलराइज्ड पूछ रहा है तो इसको ई की पावर आयोटा थीटा से एक्सप्लेन दोबारा कर देना, हम नहीं कर रहे हैं। फिर ई की पावर आयोटा अल्फा वन कॉमन आ ही गया, तो यहाँ बाहर कितना जाएगा? ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। ये सब में ऐसे कैसी आ रही है वैल्यूज? ठीक है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव। it represents it represents elliptically polarized light। यह दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करता है। अच्छा, इसके बाद ये बात सेम हो जाएगी यहाँ पर भी। Here electric field vector rotate in xy plane with constant angular velocity। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करता है? रोटेट करता है किसके अंदर? केवल इतना ही लिख लेना यहाँ पर, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ वैद्युत क्षेत्र सदिश एक्स वाई तल में घूर्णन करता है। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, केवल इतना छोड़ देना। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? ई एक्स कितना हो गया इस बार? चलो नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। ई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ई वन नोट कोस
के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन, ई वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ई टू नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों समीकरणों को क्या कर दिया जाए, स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए। देखो यहां से क्या करता हूं मैं, ई एक्स अपॉन ई वन नॉट, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई वन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। फिर यहाँ क्या किया मैंने, ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा वन। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं क्या, ऑन स्क्वायर टेक द स्क्वायर ऑफ above equation एंड ऐड, उपयुक्त समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायर किया, और अब इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, ये ई वन नोट का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा, ई टू नोट का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज इक्वल तो है नहीं, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई वन नोट स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई टू नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स, यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, यह एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। यहां भी दोनों कंडीशंस मिलती है, इट कैन ऑल्सो बी, फर्स्ट क्या हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और सेकंड क्या हो सकती है, राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ये कब होगी, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड को और क्या बोलते थे हम, यहाँ भी तो लिखा था हमने, लेफ्ट हैंडेड मतलब देखो जब लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रही है तो लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंड की तरफ घूम रही है तो राइट हैंडेड। इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोलते हो वामावर्ती दीर्घवृत्त दुर्वृत्त, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्त दुर्वृत्त। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, लेफ्ट हैंडेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूमे, और यहाँ पर किस में घूमेगी, क्लॉकवाइज। बस इस बार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रे, ये एक इलिप्स के फॉर्म में घूमने लग जाएगी एक्स और वाई, इस बार इस तरीके से घूम जाएगी। ये इलिप्स बन चुका है, ये क्या है, अगर इस तरीके से घूम रही है तो इसको क्या बोल देंगे भी हम, ये है एल इलिप्टिकल। ठीक है, और अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है, ये अक्स ये वाई,
पिछली बार उधर घूम रही थी, इस बार अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है तो ये कौन सी है, आर, ठीक है ना, आर इलिप्टिकल, आर रिवर्स, आर, ठीक है ना। एल इलिप्टिकल और आर इलिप्टिकल क्या होते हैं, इनके बारे में, ये इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हो, एक एलिप्स की फॉर्म में बनेगी। सबका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर होगा, सॉरी सबका, जैसे इसके तो दो फोकस मिलते हैं, वैसे जो सर्कल हमारे पास बना था वो सर्कल कहाँ के ओरिजिन पर बनेगा, सॉरी कहाँ के सेंटर पर बनेगा, उसका सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पॉइंट पर होगा। तो ये हमारे पास क्या थी, प्लेन पोलराइज्ड, इलिप्टिकली पोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी। इंपॉर्टेंट लेक्चर था भाई, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।